हे गाइस, आज का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। हमने कैपेसिटर चार्ज होता है उसके बारे में डिस्कस किया। ये डिस्कस किया कि अगर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने V वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो उसमें कितना चार्ज स्टोर होगा, Q इक्वल टू CV। बट हमने चार्जिंग किस प्रोसेस से होता है, चार्जिंग का जो छोटे छोटे डिटेल्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। तो ये जो पूरा एक एपिसोड है दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ RC सर्किट्स। RC सर्किट्स मतलब रजिस्टर एंड कैपेसिटर, बोथ द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर प्रेजेंट इन द सर्किट। हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो चार्जिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, चार्ज टाइम के साथ कैसे बदलता है, करंट टाइम के साथ कैसे बदलता है। उसके बाद आगे जाकर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक कैपेसिटर एक रजिस्टर है, हमने बैटरी को सर्किट से हटा दिया और कैपेसिटर के दोनों एंड्स को कनेक्ट कर दिया। दोनों एंड्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ मिलना चालू होगा। इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि डिस्चार्ज बेसिकली होता कैसे एक सर्किट में। इज दैट क्लियर? बट स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, वन बाय वन हम हर छोटे छोटे डिटेल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। और इसको डिस्कस करने के पहले मैं एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहता हूँ कि कैपेसिटर के चार्जिंग में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? सो एज यू कैन सी दिस सर्किट, ये पहला वाला सर्किट दिख रहा है, कर्सर देखो जहां पर है, ये सर्किट दिख रहा है। इस सर्किट में कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो देखते हैं हम। सबसे पहले एक बैटरी है, एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर। इज दैट क्लियर? मैंने तुमको बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया था कि बैटरी इज द सप्लायर ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या करता है, चार्जेस को एनर्जी दे के भेजता है, लेकिन वही चार्ज जब रजिस्टर के थ्रू पास करता है, उसी सप्लाइड एनर्जी का कुछ पोर्शन रजिस्टर के थ्रू डिसिपेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंड बाकी का जो पोर्शन है वो कैपेसिटर में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर हो जाता है। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। तो कहानी ऐसा है, एट टाइम t इक्वल टू जीरो, टाइम t इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि इनिशियली हम मानते हैं दैट द कैपेसिटर इज अनचार्ज्ड। लेट अस से, मैं लिख के रखता हूं, चलो, एट टाइम t इक्वल टू जीरो मैंने मान के रखा ये जो कैपेसिटर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो कैपेसिटर इट इज अनचार्ज्ड, मतलब इसके पास कोई चार्ज नहीं है, जीरो चार्ज है, मतलब Q का वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है? और हमने अगर इस की को क्लोज कर दिया, की को हमने बंद कर दिया, मतलब सर्किट कंप्लीट हो चुका है, इसमें भी करंट फ्लो कर सकता है, तो बैटरी क्या करेगा? एज बिकॉज द सर्किट इज क्लोज्ड नाउ, की को हमने बंद कर दिया, कैपेसिटर इनिशियल हमने खाली माना, तो बैटरी क्या करेगा? बैटरी अभी चार्जेस सप्लाई करना चालू करेगा। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। देखो, दिस इज हाउ वी स्पीक बिकॉज दिस मेक्स आवर लाइफ सिंपल। तुम लोग कंफ्यूज मत होना, बैटरी चार्जेस सप्लाई नहीं करते, बैटरी सिर्फ चार्जेस के फ्लो को मेंटेन करता है। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर रहा है। बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज एक टर्मिनल से निकलता है और दूसरी टर्मिनल में आके फिर घुस जाता है, तो बेसिकली कोई चार्ज सप्लाई नहीं होता। बट इस तरीके से बोलने से हमारा डिस्कशन थोड़ा सिंपल होता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव चार्ज सप्लाई करेगा। सो लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, जो कि ट्रैवल करके इस प्लेट में जाके डिपॉजिट होता है। जो पहला पॉजिटिव चार्ज होगा जो जाके प्लेट में जाके डिपॉजिट होगा, या जो पहला नेगेटिव चार्ज होगा जो इस प्लेट में जाके डिपॉजिट होगा, वो खुशी खुशी जाके डिपॉजिट होगा। बिकॉज देखो, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, वो खुशी खुशी जाके प्लेट में डिपॉजिट हो जाएगा। फाइन। बट एक बार ये सोच के देखो, ये बैटरी जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज को भेजेगा या बैटरी जो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज को भेजेगा, जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज जाएगा और प्लेट में डिपॉजिट होने का कोशिश करेगा, उस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा बहुत अपोजिशन तो फेस करना ही पड़ेगा। बिकॉज जिस प्लेट में जाके वो डिपॉजिट होना चाहता है, उस प्लेट में ऑलरेडी पहले से एक पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स जो नेक्स्ट पॉजिटिव चार्ज आएगा इट विल फेस रिपल्शन। बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि कैपेसिटर अभी चार्ज की इनफ्लो को, इनकमिंग चार्ज को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, बिकॉज उस प्लेट में अभी पहले से ही कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दूसरा चार्ज जाके बैठ जाता है, थोड़ा अपोजिशन फेस तो करता है, लेकिन फाइनली जाके प्लेट में डिपॉजिट हो जाता है। तीसरा पॉजिटिव चार्ज जब आएगा फिर से प्लेट में डिपॉजिट होने के लिए, उस पर और ज्यादा अपोजिशन लगेगा, बिकॉज अभी इस वक्त प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस दो है, तीसरा पॉजिटिव चार्ज आएगा वो और अपोजिशन फेस करेगा। तुमको समझ में आ रहा है मैं कहानी क्या बताना चाहता हूँ? जब चौथा आएगा उसको और अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो सुन के ऐसा नहीं लग रहा कि कैपेसिटर का जो अपोज करने का जो कैपेसिटी है या अपोज करने का जो इंटेंशन है, जितना चार्ज डिपॉजिट होते जा रहा है
उतना वो इंटेंशन बढ़ते जा रहा है, वो ज़्यादा अपोज कर रहा है। एंड इट इज ऑब्वियस, राइट? बिकॉज एज द positive plate gains more positive charge, the crowding of the charges in the positive plate will increase. The same story is also valid for the other plate जिसमें नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज में क्राउडिंग क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जो नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज आएगा उसको आने में और मुश्किल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्लेट्स में मैं चार्जेस की क्राउडिंग के बारे में बात करूँ, प्लेट्स में जितना ज़्यादा चार्जेस का क्राउडिंग बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इनकमिंग चार्ज को एक ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ेगा, ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। और ये अपोज कौन कर रहा है? कैपेसिटर अपोज कर रहा है। कैपेसिटर में जो चार्ज है वो अपोज कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, दिस इज समथिंग लाइक ए डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक रेजिस्टेंस, ये वर्ड मैंने यूज क्यों किया? डायनेमिक का मतलब है कि जो बदलता है टाइम के साथ। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है एज इट इज स्टोरिंग मोर एंड मोर चार्ज। और गेटिंग द पॉइंट, ये रेजिस्टर वाला रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, R इक्वल टू रो इन 12 बाई, वो बदलता नहीं है टाइम के साथ। लेकिन कैपेसिटर कितना अपोज कर रहा है, उसका जो ये इंटेंशन है, उसका जो ये टेंडेंसी है, वो जितना चार्ज बढ़ते जाएगा कैपेसिटर में उतना इंक्रीज होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे जब कैपेसिटर में चार्ज था ही नहीं, तब वो जीरो अपोजिशन ऑफर कर रहा था। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इसलिए मैंने यहाँ पर देखो, इस वाले सर्किट में एट t इक्वल टू 0 मैंने माना कि कैपेसिटर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ऐसा मत सोचो कि कैपेसिटर को हमने गायब कर दिया, गायब नहीं किया, कैपेसिटर अभी भी है। लेकिन कैपेसिटर बिहेव कैसे कर रहा है? ये जो कैपेसिटर है t इक्वल टू 0 पे, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो वो कोई अपोजिशन ऑफर नहीं कर रहा, तो वो एक नॉर्मल कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव कर रहा है। कैपेसिटर कंडक्टिंग वायर बन नहीं गया, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, वो एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव कर रहा है। इसलिए हमने क्या किया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने क्या किया, कैपेसिटर को एक कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस कर दिया एट टाइम t इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? और उस वक्त एज बिकॉज एट टाइम t इक्वल टू 0 कोई अपोजिशन नहीं है, तो चार्ज का जो फ्लो रेट होगा वो सबसे मैक्सिमम होगा, और चार्ज के फ्लो रेट को ही हम करंट बोलते हैं। दैट मींस मैं ये कहना चाहता हूँ कि t इक्वल टू 0 पे एज बिकॉज द कैपेसिटर ऑफर्स नो अपोजिशन, the only opposition in the circuit is the resistor, the current flow, the rate of flow of charge is maximum, and in that case current I हम क्या लिख सकते हैं, E by R। दिख रहा है यहाँ पर I इक्वल टू हमने E by R लिख के रखा है। दिस इज द करंट at time t equal to 0. Try to understand. But will the current stay as E by R? Will the rate of flow of charge stay as E by R as time changes? And you already know that no sir, the current flow rate will not be the same. The current flow rate will decrease. Because as time passes, the capacitor will gain more charge, the rate of deposition of charge that will decrease because oppose कर रहा होगा, और एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। लिसन वेरी वेरी केयरफुली, एक वक्त आएगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा। उस वक्त, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कैपेसिटर और चार्ज को अपने ऊपर डिपॉजिट होने नहीं देगा, वो इनकमिंग चार्ज को आने ही नहीं देगा, वो चार्ज फ्लो को सर्किट में रोक देगा। कैपेसिटर बोलेगा नहीं, और सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, कोई चार्ज मेरे पास आके डिपॉजिट नहीं होगा, बिकॉज मैं फुल हो चुका हूँ। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स एक टाइम के बाद जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तब कैपेसिटर सर्किट में करंट फ्लो बंद कर देगा। इतना ज्यादा अपोजिशन ऑफर करेगा, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ये रेजिस्टर वाला रेजिस्टेंस नहीं है, मैं डायनेमिक रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। कैपेसिटर जो अपोजिशन ऑफर कर रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो अपोजिशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि सर्किट में करंट फ्लो करना ही बंद हो जाएगा। तो मैंने ये लिख के रखा कि व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तब हमने करंट को क्या लिख के रखा, कर्सर को देखो I इक्वल टू 0, और हमने इस पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपेसिटर के जगह एक ओपन सर्किट बना के रखा। ओपन सर्किट मतलब द टू पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड। इफ द टू पॉइंट्स आर नॉट कनेक्टेड, इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। सर्किट खुल चुका है, ऐसे सिनेरियो में करंट सर्किट में कभी फ्लो कर ही नहीं सकता। दैट मीन्स व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, उस कैपेसिटर का जो एटीट्यूड है वो एक ओपन सर्किट जैसा होगा। And at time t equal to 0, जब कैपेसिटर इज नॉट चार्ज, मीन इट इज एम्प्टी, तब कैपेसिटर का जो एटीट्यूड है वो एक कंडक्टिंग वायर जैसा बिहेव कर रहा होगा। सो मैंने यहाँ पर at t equal to 0 एंड फुल्ली चार्ज के केस में मैंने दो सर्किट बना के रखा है। तो ये जो मैंने सर्किट बनाया, एक तो मैं तुमको समझाना चाहता था कि कैपेसिटर का बिहेवियर कैसे होता है, और दूसरा आगे जाके जब हम प्रॉब्लम करेंगे t इक्वल टू 0 पे हम सर्किट बनाएंगे, t इक्वल टू जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तब हम सर्किट बनाएंगे, तब हम कैपेसिटर्स नहीं बनाते, तब हम कैपेसिटर की जगह t इक्वल टू 0 पे कंडक्टिंग वायर बना देते हैं,
और फुल्ली चार्ज जब हो जाता है तब कैपेसिटर की जगह ओपन सर्किट बना देते हैं। इससे हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है वो बहुत आसान हो जाता है इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट्स। ठीक है, ओके, आई होप सो तुमको ये समझ में आ चुका है कि कैपेसिटर में जो चार्ज डिपॉजिट हो रहा है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। इज दैट क्लियर? एज टाइम passes the amount of charge from the capacitor is increasing and finally will attain a maximum value when it is fully charged. So we all agree कि कैपेसिटर में जो चार्ज होगा Q there has to be a function of time because टाइम के साथ चार्ज का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। सिमिलरली करंट जो है वो भी टाइम के साथ वैरी करेगा। एट t equal to 0 करंट मैक्सिमम होगा E by R. As time passes, current will decrease and finally become 0. So I can also say that current जो है that will also be a function of time. Try to understand. मैं ये भी कह सकता हूँ कि current जो होगा वो also भी एक टाइम का फंक्शन होगा। ठीक है, तो आज अब तक हमने इसको क्वालिटेटिवली डिस्कस कर लिया, हमने इसका बिहेवियर देख लिया, इसका एटीट्यूड देख लिया। अभी बारी है क्वांटिटेटिव डिस्कस करने का, क्वांटिटेटिवली डिस्कस करने का। एग्जैक्टली Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होता है, उसका फंक्शन क्या है, I एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसका एक्सप्रेशन क्या होता है। अभी हम एग्जैक्टली वो एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, और कहानी हम हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं एट एनी टाइम t। ऐसे तो स्टार्ट करते हैं एट एनी टाइम t। बात समझ में आ रहा है? एक हमने जनरल टाइम ले लिया, मैंने माना कि एट एनी टाइम t इसमें चार्ज कितना है, छोटा q, और इसमें चार्ज कितना, माइनस एट एनी टाइम t। ठीक है, अभी एट एनी टाइम t पे अगर मैं लूप रूल लगाऊं इस सर्किट में, देखते क्या आएगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बैटरी। नेगेटिव टू पॉजिटिव हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ही। इज दैट क्लियर? देन वी मूव अक्रॉस द wires and then we reach this capacitor plate, and when we cross the capacitor plate we are moving from positive plate to the negative plate. Positive to negative there will always be a drop of potential। हम उसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस q by c लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसका कैपेसिटेंस हमने c मान के रखा है। ध्यान से देखो, अभी नेक्स्ट बारी आता है रेजिस्टर का। हम रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे और रेजिस्टर के थ्रू करंट जिस तरफ फ्लो कर रहा है उसी तरफ हम रेजिस्टर को क्रॉस कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप ही होगा, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर to lower potential. So in this case हम क्या लिख के रख सकते हैं, in this case that is minus IR, and finally we come back to the battery, so that is the net change in potential, and the net change in potential in this case is equal to what, 0। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, पक्का? फाइन। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ पर भी लिख के रखा है। मैं एक्चुअली तुमको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ, एक काम करता हूँ। ओके एक चीज देखो, ये जो एक्सप्रेशन है E माइनस क्यू बाई सी माइनस आई आर, उसी को ही मैंने लिख के रखा है, और E का वैल्यू मैंने लिख रखा है क्यू बाई सी प्लस आई आर। E क्या है, बात समझ में आता है? E क्या है, दिस इज बैटरी ईएमएफ, है ना। E का वैल्यू कितना, दैट इज बैटरी ईएमएफ, एंड E इज इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई सी प्लस आई बाई आर। करेक्ट? मुझे पता है कि बैटरी का ईएमएफ टाइम के साथ तो बदल नहीं सकता, वो तो कांस्टेंट है, एंड ईएमएफ का वैल्यू क्यू बाई सी प्लस आई आर है। तो एक बार मैथमेटिकली सोचो, वी ऑल नो कि Q का वैल्यू जो है वो टाइम के साथ क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सो डेफिनेटली I का वैल्यू टाइम के साथ क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस होल क्वांटिटी एज अ होल will has to stay constant as time passes. So if Q increases, I automatically has to decrease to keep E constant. ये और एक तरीका है जिस तरीके से तुम ये समझ सकते हो कि as time passes, charge deposition will increase, but the amount of current flowing in the circuit will decrease. बात समझ आया, पक्का? ओके फाइन। अभी हम अपना कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, हम E को यहाँ रखते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू Q बाई C प्लस आई आर। अच्छा, I को हम क्या लिख सकते हैं, एक बात बताओ, व्हाट कैन आई राइट, IS, व्हाट इज करंट। जिस रेट में कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज कर रहा है, बिकॉज Q इज इंक्रीजिंग विद टाइम राइट ऑन द प्लेट, जिस रेट से कैपेसिटर में चार्ज इंक्रीज कर रहा है वही करंट होगा। तो I को हम क्या लिख सकते हैं, dQ बाई dt लिख सकते हैं, बिकॉज करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इन दिस केस कैपेसिटर में जिस रेट से चार्ज डिपॉजिट हो रहा है वही करंट होगा, दोनों चीज एक ही है। तो हमने I की जगह क्या लिख के रखा, प्लस dQ बाई dt लिख के रखा। ये प्लस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने प्लस इसलिए लिखा बिकॉज अगर मैं कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर हो रहा है पर यूनिट टाइम ये देख रहा हूँ, तो कैपेसिटर के प्लेट में जो चार्ज Q है दैट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, एंड इफ Q इंक्रीजेज विद टाइम तो dQ बाई dt को हम हमेशा क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे।
अगर क्यू डिक्रीज करता है टाइम के साथ तो आई का वैल्यू हम माइनस डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। ये साइन का जो एक आइडिया है इसको क्लियर करके रखना, बिकॉज प्लस माइनस कब पुट करना है यह बहुत जरूरी है, समझ के रखना। ठीक है, तो आई की जगह हमने क्या लिख के रखा, ध्यान से देखो, दिस इज डी क्यू बाई डी टी, हमने यहाँ पर आर लिख के रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें और एक काम करते हैं हम लोग, लेट्स डू समथिंग। लेट अस से मैंने ई माइनस क्यू बाई सी इसको यहाँ पर रखा, और यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखो, दिस इज डी क्यू बाई डी टी इंटू आर है। अभी मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा, लेट्स सी इसमें क्या आएगा, ऊपर कितना आएगा, दिस इज सी ई माइनस क्यू, और एक काम करता हूँ इस आर को नीचे लेके आ जाता हूँ, दिस इज आर सी, और यहाँ पर क्या बचे, यहाँ पर बचा डी क्यू बाई डी टी। इज दैट क्लियर, पक्का समझ में आया? अच्छा, अभी अगर यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी आता है, हमको करंट चाहिए, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना, हमको करंट चाहिए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो हम क्या करते हैं, सारे चार्ज क्यू को एक तरफ, क्यू वाले वेरिएबल्स को एक तरफ लेके आ जाते हैं। तो डी क्यू है, सी माइनस क्यू को नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहाँ पर डी क्यू है, और नीचे हम किसको लेके आएंगे, दिस इज सी ई माइनस क्यू, इसको लेके आए, और डी टी को ऊपर लेके जाएंगे, तो डी टी बाई नीचे कितना आ जाएगा, आर सी। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन। अभी हम इंटीग्रेट करते हैं, let us put integration sign on both the sides. Let us say time t equal to 0, करंट कितना, सॉरी चार्ज कितना था कैपेसिटर प्लेट में, 0 था। एट एनी टाइम t हमने कितना चार्ज मान के रखा है, let us say at any time t, उसमें चार्ज कितना है, q। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx by x के फॉर्म में है, तो क्या आ जाएगा बोलो, दैट इज ln x, इंटीग्रेशन dx by x इज ln x ce माइनस q। और मैंने क्या सिखाया था, q वेरिएबल है ना, q का जो कोफिशिएंट है, इन दिस केस क्या है, -1, उसको नीचे लिखता है, ये भूलो मत, दिस इज -1, q का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा, और इसका लिमिट्स क्या होगा, 0 से लेकर q तक। और यहाँ पर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज व्हाट, t बाई आर सी, तो यहाँ पर जो लिमिट आ जाएगा, दिस इज t बाई आर सी। बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार, पक्का समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ, मैं नेक्स्ट इस साइड में ही लिखूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने इसको एक्सप्रेस किया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई आर सी, टी बाई आर सी हमने लिख दिया। अभी थोड़ा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं इसमें लिमिट्स पुट करूँ, क्यू पुट करूँ तो सी माइनस क्यू आएगा, 0 पुट करूंगा तो सिर्फ सी बचेगा, दैट इज एल एन। चलो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज सी ई माइनस क्यू माइनस एल एन, कितना आ जाएगा, जब हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ सी ई बचेगा। इज दैट क्लियर? और यहाँ पर -1 जो है मैं उस तरफ लेके चला जाता हूँ, दैट इज माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, अच्छा अभी ln a माइनस ln b इज ln a बाई b, इन दिस केस ln a बाई b अगर हम लिखते हैं, दिस इज सी ई माइनस क्यू बाई सी ई, भूलो मत यहाँ पर एक e है, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। तो ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सी ई, अच्छा अच्छा अच्छा, e को हमने ऐसे करके लिखा है, सी ई माइनस क्यू बाई सी ई, और ये जो e है, e टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई आर सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अभी देखते क्या आएगा, दिस इज सी ई, एक मिनट, सी ई माइनस क्यू, और सी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज सी ई ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से अगर मैं क्यू लिखता हूँ और सी को कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी डिवाइडेड बाई आर सी। यस, सो दिस इज द एक्सप्रेशन क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। देखो, इट्स अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, इसमें मैं और थोड़ा चेंजेस लाऊंगा, बट बिफोर आई मूव ऑन टू सम चेंजेस, आई वांट यू पीपल टू सी दिस पावर। मुझे पता है कि पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। डू यू एग्री विद दिस? पावर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डायमेंशनलेस। दैट मीन्स ऊपर अगर टाइम का डायमेंशन है, तो आर सी जो हो, आर सी का जो डायमेंशन होगा वो भी क्या होगा, टाइम का ही तो डायमेंशन होगा। बात समझ में आता ही नहीं आता, उसी को उसका जो यूनिट होगा वो भी तो सेकेंड ही होगा। इज दैट क्लियर? एंड आर सी इज ए कांस्टेंट, बिकॉज इस सर्किट में आर का वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, सी का वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू होगा, तो आर सी मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ एक फिक्स्ड नंबर मिलेगा, समथिंग सेकेंड्स मिलेगा। तो ये जो आर सी है उसको हम टाउ से रिप्लेस करते हैं, दैट इज टाउ इज कॉल्ड एज आर सी। आर सी की जगह हमने टाउ लिख दिया, हम टाउ को बुलाते टाइम कांस्टेंट। हम टाउ को क्या बुलाते, टाइम कांस्टेंट। ये मैं बाद में लिख के दूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, ओके फाइन।
सो आरसी को हमने टाउ से रिप्लेस कर दिया। टाउ का मतलब आरसी है, दैट इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम, दिस इज नथिंग बट समथिंग सेकंड्स, इसको हम टाइम कांस्टेंट बुलाते हैं। एक तो ये रिप्लेसमेंट हम करेंगे, इस फॉर्मूला में ये चेंज करेंगे। और एक चीज़ तुमको समझना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। मैंने कहा था कि व्हेन द कैपेसिटी इज फुल्ली चार्ज्ड, व्हेन द कैपेसिटी इज फुल्ली चार्ज्ड, तब और सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है। फिर से मैं लिख रहा हूँ, फुल्ली चार्ज्ड, तब क्या होता है, तब सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता। तो मैं एक बार कैपेसिटर बनाता हूँ। एक्चुअली कैपेसिटर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा। तो ये हो गया हमारा बैटरी E, दिस इज रेजिस्टेंस R, दिस इज कैपेसिटेंस C। अभी बात समझो, इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, करंट I इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है ना। अच्छा, करंट अगर 0 है तो एक बात बताओ, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, VR। VR इज नथिंग बट IR, बट हमको पता है कि पोटेंशियल करंट ही सर्किट में 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर वो भी क्या होगा, 0 हो। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। बात को समझो, अगर मैं ये दो टर्मिनल्स कंसिडर करता हूँ, इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना E है। सिमिलरली इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सिमिलरली इन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E ही होगा, बिकॉज R के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। तो जितना सारा पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज E पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड। इस बात को समझो, दिस आर द 2 पॉइंट्स, दिस इज E, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मैं E मान रहा हूँ, तो इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, E ही होगा व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, बिकॉज इस रेजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला, ठीक है ना। दैट मीन्स अभी अगर तुम मुझे पूछोगे व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, मैं बोलूंगा C into potential difference across the capacitor. Is that clear? What is the charge on the capacitor? That is C into potential difference across the capacitor. And in this case, this is equal to what? CE. That is the maximum charge. दिख रहा है सबको? That is the maximum charge which can be stored in the capacitor. That is Q equal to CE. Fine? बात समझ में आ रहा है? पक्का? क्लियर है ना कि जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तब बैटरी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटर के अक्रॉस भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को पूरा चेंज कर देते हैं। दैट इज Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, C के जगह मैं Q0 लिखता हूँ, जस्ट नो मैंने दिखाया व्हाट इज C। C इज द मैक्सिमम चार्ज which can be stored on the capacitor. This is the charge on the capacitor when it is fully charged. Q0 हमने लिख दिया, this is 1 minus e to the power of minus t by tau। बात समझ आया? तो ये जो हमने एक्सप्रेशन निकाला यहाँ पर, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। समझ में आ रहा है? एंड ध्यान से देखो, Q जो वेरी कर रहा है, इट्स बेसिकली एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दैट मीन्स Q का अगर हम ग्राफ बनाएं, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनेगा जो आगे जाके हम बनाएंगे। बट यहाँ तक समझ में आया ना पूरा जो कहा मैंने? एक तो टाइम कांस्टेंट के बारे में कहा, एक तो हमने इंटीग्रेट करके Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला, हमने ये भी समझाया कि जब फुल्ली चार्ज हो जाता है तो बैटरी का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटर का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। फाइन, तो हमने अब तक ये निकाल लिया कि चार्ज का एक्सप्रेशन क्या होगा, और थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। अभी हम ये निकालते हैं कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में टाइम कितना लगता है। हमने हमेशा बोला है कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये होगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये होगा। अभी हम ये देखेंगे कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में टाइम कितना लगता है। ठीक है, तो लेट अस से एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, मैंने टाइम को इंफिनिटी माना, ये देखते हैं कि Q का वैल्यू कितना होगा। Q इन दिस केस इज इक्वल टू Q0 था 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। और ये जो टाइम है, if this tends to infinity, that is e to the power of minus infinity, that is 1 by e to the power of infinity, तो ये पूरा क्वांटिटी जो होगा, ये पूरा क्वांटिटी जो होगा, that is what, tending to 0, e to the power of minus infinity is 1 by e to the power infinity, that means ये पूरा जो टर्म है that is tending to 0। तो हमको ये दिखाई दिया कि Q का वैल्यू Q0 कब होगा, at time t tending to what, infinity। that means एक बात ये समझो कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में कितना टाइम लग जाएगा, इनफाइनाइट टाइम लग जाएगा। मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग कैपेसिटर कभी फुल्ली चार्ज हो ही नहीं पाएगा, राइट। नेक्स्ट,
अगर तुमको क्रॉस चेक करना है कि t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है, हमको ऑलरेडी पता था कि t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज आना चाहिए। कैपेसिटर इज एम्प्टी बिकॉज दैट वाज द इनिशियल कंडीशन दैट वी हैव टेकन। t इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज होगा, अगर 0 पुट कर दूंगा, 80 टू पावर 0 इज 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो q का वैल्यू भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज t इक्वल टू 0 ये हमने इनिशियल कंडीशन लिया था, और हमको जो ये रिलेशन मिल रहा है ये भी हमको यही बता रहा है। एंड याद है ना मैंने टाउ के बारे में बताया था, टाउ इज द टाइम कांस्टेंट, दिस इज एक्चुअली अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम। सो एक बार ये देखते हैं कि एट टाइम t इक्वल टू 1 टाउ, एट टाइम t इक्वल टू 1 टाउ, जब 1 टाउ टाइम गुजर चुका हो सेकेंड्स, तो कैपेसिटर में कितना चार्ज आ चुका है, कैपेसिटर कितने अमाउंट तक चार्ज हो चुका है वो देखते हैं। दैट इज q इक्वल टू q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस टी। अच्छा, t के जगह हम क्या पुट कर देंगे, अभी टाइम टाउ हो गया तो इस पर हम लिख देंगे माइनस टी के जगह हमने टाउ लिख दिया डिवाइडेड बाय टाउ। ध्यान से देखो टाउ टाउ गेट्स कैंसिल, इसका वैल्यू कितना होगा q नॉट 1 माइनस 1 बाई ई, और इसको अगर सॉल्व करोगे तुमको मिलेगा 0.63 q नॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर Q नॉट टोटल चार्ज है, बिकॉज हमको ये पता है कि फाइनली कैपेसिटर प्लेट में टोटल में जाके इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके कितना चार्ज आएगा, Q नॉट चार्ज आएगा, तो 1 टाउ टाइम के बाद, मतलब टाउ का वैल्यू RC होता है, 1 RC टाइम के बाद कितना चार्ज आएगा, दैट इज 63% ऑफ द टोटल चार्ज। टोटली जितना चार्ज आएगा उसका 63% चार्ज आ चुका है। बोलो समझ में आया मैंने क्या कहा, इज दैट क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो तुमको ध्यान में रखना है। तो हमने चार्जेस के बारे में डिस्कस कर लिया अलग अलग टाइम। अभी नेक्स्ट बारी है कि करंट का फंक्शन क्या होगा, वो तो बहुत ही आसान है, बिकॉज देखो हमने Q का फंक्शन ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो करंट I इन दिस केस कितना हो जाएगा, दैट इज dq बाई dt, राइट? दैट मीन्स हमको क्या करना है, हमको d dt ऑफ Q का जो हमने जस्ट ना फंक्शन निकाला Q का फंक्शन, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, दैट इज 1 माइनस e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। बस डिफरेंशिएट करेंगे और हमको करंट का फंक्शन पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हम Q नॉट को बाहर रखते हैं, dt को अंदर लेके जाएंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, दिस इज माइनस dt ऑफ e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, दिस इज ऑफ द फॉर्म e टू द पावर x, dt x ऑफ e टू द पावर x इज व्हाट, e टू द पावर x, मतलब माइनस t बाई टाउ ही हम रख देंगे, लेकिन चेन रूल फॉलो करना पड़ेगा। हमें इसको x माना है तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और एक बार अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं माइनस 1 बाई टाउ को बाहर रखूंगा, और डिफरेंशिएट हम किसको करेंगे, कम ऑन, आई होप सो तुमको ये सब डिफरेंशिएशन आता है। माइनस 1 बाई टाउ वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। बोलो समझ आया नहीं आया? अभी देखते हैं ये एक्सप्रेशन कितना होगा, कम ऑन, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज q नॉट बाई टाउ आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं Q नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, Q नॉट को हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा बैटरी के वैल्यू को हमने, तुमको याद है क्या लिखा था, E लिखा था, एंड Q नॉट इज द मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी stored in the capacitor and that will be equal to what, याद है मैंने क्या लिख के दिया था, Q नॉट इक्वल टू C E लिख के रखा था। तो इन दिस केस मैं C इंटू E लिख रहा हूँ, एंड इन दिस केस टाउ इज नथिंग बट आर C, ये लिख दिया, और यहाँ पर हुआ e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। ध्यान से देखो C C gets cancelled, और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, दिस इज E बाई R e टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, ये एक्सप्रेशन है। क्या तुमने कभी E बाई आर को देखा है? कैन यू टेल मी व्हाट इज E बाई आर? अगर तुमको याद है मैंने ये चीज़ तुमको पढ़ाया था कि E बाई आर क्या होता है, चलो मैं फिर से और एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर दिखाया था, मैंने ये बताया था कि E बाई आर जो है, देखो यहाँ दिख रहा है ये वाला, मैंने कहा था कि एट टाइम t इक्वल टू 0 कैपेसिटर इज कम्प्लीटली एम्प्टी, उस वक्त रेट ऑफ फ्लो चार्ज सबसे ज़्यादा होगा, उस वक्त करंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम, and at that moment the current flowing through the circuit will be E by R. So E by R is the maximum current which will flow in the RC circuit. मतलब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो करेगा वो। इज दैट क्लियर? चलो अगर रिटर्न चलते हैं, इसमें रिटर्न चलते हैं, याद आ गया ना? ओके फाइन, बढ़िया है। अभी आगे चलते हैं, तो E by R के जगह हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, E by R के जगह हम नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे I naught. What is I naught? I naught is the maximum current which will flow in this RC circuit, e to the power of minus t by tau, and this is I as a function of time. हम इसी को ही ढूंढ रहे थे, I as a function of time, right? और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बताओ, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनिशियली करंट मैक्सिमम होगा,
तो एक बार ये देखो कि एट टाइम t इक्वल टू 0 आई का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू 0 पुट कर दिया, e टू द पावर 0 इज 1, तो आई का वैल्यू कितना हो जाएगा आई नॉट। और मुझे पता है कि फाइनली जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और वो कब फुल्ली चार्ज होता है, आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, दैट मींस एट टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी, आई का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 0। एक बार चेक करते हैं क्या ये फंक्शन सही में आई का वैल्यू 0 देता है। t का वैल्यू अगर इन्फिनिटी पुट कर दूंगा e टू द पावर ऑफ माइनस इन्फिनिटी दैट इज 0, सो फाइनली करंट क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। और हम ये भी देखेंगे कि जब टाइम का वैल्यू एट टाइम t इक्वल टू 1 टाउ होता है तो आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू होगा इन दिस केस आई नॉट बाई t का वैल्यू 1 हो जाएगा, एंड आई नॉट बाई e इज नथिंग बट 0.37 आई नॉट, दैट इज 37% ऑफ आई नॉट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि करंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करता है, डेफिनेटली डिक्रीज करता है। और करंट का वैल्यू आई नॉट था, वो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, अभी अगर 37% है तो कितना परसेंट डिक्रीज हो गया, 63% डिक्रीज हो गया। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहता था, अमाउंट ऑफ करंट इन द सर्किट हैज डिक्रीज्ड बाय 63%, लिख के रखता हूँ, डिक्रीज्ड बाय 63%, current in the circuit has decreased by 63%. Is that clear? पक्का समझ में आया, बढ़िया है। तो अभी हम थोड़ा इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देख लेते हैं कि ग्राफिकली हम क्या बोल सकते हैं, पर इस पर देखते हैं, ठीक है। ओके, एक काम करो, पहले यहाँ तक लिख के रखो अच्छे से इसको पॉज करो और ये चीज़ लिख के रखो, फिर हम ग्राफिकल वेरिएशन समझते हैं। इस ग्राफ को देखते हैं। अच्छा, बस एक छोटा सा पॉइंट है बता रहा हूँ, मैंने CE यूज़ किया था, यहाँ पर उन लोगों ने VB यूज़ किया। VB इज द EMF ऑफ द बैटरी, बस E को VB लिखा है, कंफ्यूज नहीं होने का, दिस इज VB, ठीक है ना। तो हमको चार्ज का एक्सप्रेशन मिला था Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ, एंड हमको करंट का एक्सप्रेशन मिला था I इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ माइनस t बाई टाउ। तो ये जो पिंक वाला ग्राफ दिख रहा है ना तुमको, ये जो पिंक वाला ग्राफ है, ये हमारा चार्ज का ग्राफ है। बिकॉज एट टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज क्या है 0, दिख रहा है, मैंने लिख के भी रखा है, टाइम t इक्वल टू 0 चार्ज भी 0 है। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, v इक्वल टू q बाई c होता है, q ही अगर 0 है तो v भी क्या होगा 0 होगा, 0। करंट इन दिस केस इज व्हाट मैक्सिमम बताया था, कैपेसिटर खाली, तो करंट मैक्सिमम होगा इन दिस केस, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने गर्व लिख के रखा है, ये v भी नहीं होगा यार, एक मिनट, दिस इज vb by R, that is a current flowing in the circuit at that particular moment of time। और हमने ये भी सीखा है कि infinite टाइम के बाद कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, the time t tends to infinity, q equal to what, CVB, this is nothing but q naught, that is a maximum charge which can be stored on the capacitor plates। and what is the potential difference across the capacitor, मैंने ये भी दिखाया था, अगर बैटरी के अक्रॉस VB पोटेंशियल डिफरेंस है तो कैपेसिटर के अक्रॉस भी क्या हो जाएगा, VB पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, एंड आई विल बी टेंडिंग टुवर्ड टू 0। इज दैट क्लियर। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ से चालू हो, और मुझे पता है कि ये ग्राफ जो है ये फाइनली सैचुरेट हो जाएगा, बिकॉज ये इस यहाँ पर इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में देखो, ये जो पिंक वाला ग्राफ है इसमें वाई दिस में हमने चार्ज को प्लॉट किया, किसको प्लॉट किया, चार्ज को प्लॉट किया, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी स्टोर्ड, द मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी स्टोर्ड इन दिस केस इज व्हाट, CVB। और मुझे पता है कि चार्ज का वैल्यू इंक्रीज होते 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 ये पिंक वाला ग्राफ, ये CV वाले लाइन पे जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये CV वाले लाइन को फाइनली कब जाके टच करेगा, ये CVB वाले लाइन को फाइनली इन्फिनिटी में जाके टच करेगा। सो द ग्राफ विल लुक समथिंग लाइक दिस। इज दैट क्लियर। और एक इंपॉर्टेंट बात बता के रखना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है तुमको समझने की। देखो हमने ये पढ़ा था कि एट टाइम 1 टाउ का मतलब क्या है, 1 RC, इतने टाइम में कैपेसिटर में कितना चार्ज पहुंच चुका होता है, 63% चार्ज पहुंच चुका होता है। तो एक बात बताता हूँ, अभी अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा लाइन दिख नहीं रहा, दूसरा कलर यूज़ करता हूँ, दैट मीन्स इन दिस केस, एक मिनट रुको, ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ शो नहीं करता, मैं यहाँ शो करता हूँ,
तुम ज़्यादा कंफ्यूज मत हो ना। ये जो एक्सिस है ये चार्ज वाले कैपेसिटर रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एक्सिस है दैट इज करंट रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो वाई एक्सिस को यहाँ ट्रीट करना एंड दिस इज टाइम, एज बिकॉज दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ में शो किया गया है। तो एक वाई एक्सिस पे हमने करंट को प्लॉट किया और एक वाई एक्सिस पे हमने चार्ज को प्लॉट किया। तो लोड नहीं लेने का। जब 1 RC टाइम होता है तब चार्ज कितना होता है उसको जानने के लिए हम इस वाई एक्सिस को ध्यान से देखेंगे, और ये जो है ये बेसिकली चार्ज रिप्रेजेंट करेगा। और इस क्यू का वैल्यू कितना होगा हमको पता है, जैसे 63% ऑफ द टोटल चार्ज दैट इज क्यू नॉट। टोटल चार्ज इन दिस केस इसी को ही हमने क्यू नॉट लिख के रखा है। CVB दैट इज द मैक्सिमम चार्ज व्हिच कैन बी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर प्लेट्स। तो 1 RC टाइम के बाद या 1 टाउ टाइम के बाद उस कैपेसिटर में फाइनली टोटल चार्ज का 63% पहुंच चुका होगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया पक्का? दैट द कैपेसिटर विल बी चार्ज्ड बाय 63%। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज था बताने का। अभी नेक्स्ट, अभी अगर हम करंट के ग्राफ को प्रॉपर्ली प्लॉट करें, जो यहाँ पर तुमको डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये ब्लैक कलर के डॉटेड लाइन जो दिख रही है, ये करंट का ग्राफ है एक्चुअली। तो टाइम t = 0 पे करंट का वैल्यू कितना है, VV/R। हमने यहाँ पर लिख के रखा है VV/R। और मुझे पता है कि एज टाइम इंक्रीजेस, बिकॉज ये टाइम का एक्सिस है, करंट क्या करेगा, देखो ग्राफ ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और फाइनली ये डॉटेड लाइन ये टाइम एक्सिस को इन्फिनिटी में जाके टच करेगा। बिकॉज मुझे पता है कि सर्किट में करंट फाइनली इनफाइनाइट टाइम के बाद जाके रुक जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। और हमने ये भी सीखा है कि 1 RC टाइम के बाद 1 RC टाइम के बाद सर्किट में जो करंट है वो 63% गिर जाता है। बिकॉज इनिशियली तो मैक्सिमम कितना होता है, I0 होता है, और वो गिरना चालू करता है, करंट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एंड फाइनली 1 टाउ टाइम के बाद उस सर्किट में जो करंट है दैट इज रिड्यूस्ड बाय 63%। मतलब तब कितना करंट बचा हुआ होगा, दैट इज 37% ऑफ I0 उस वक्त करंट होगा सर्किट में। तो वो भी मैं तुमको शो करता हूँ। जैसे आरसी में जाके ये जो ब्लैक कलर का डॉटेड वाला ग्राफ दिख रहा है, इसको यहाँ पर काटता है, यहाँ से देखना, और ये हमने ये लाइन खींचा, इस पर्टिकुलर वाई एक्सिस को यहाँ पर जाके कट करता है, और यहाँ पर जो करंट का वैल्यू होगा दैट इज एक्चुअली 37% ऑफ द मैक्सिमम करंट I0। दिस I0 is what VB/R. VB/R. Is that clear? That means VB/R was the initial current, that was the maximum current, और डिक्रीज कितना हो जाता है, 63% डिस्चार्ज हो जाता है या 63% डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? 1 RC टाइम के बाद 63% डिक्रीज हो जाता है, तो बचा हुआ कितना रहता है, 37% ही बचा हुआ रहता है। तो देखो ये जो 63% एंड 37% ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल सा ट्रिक दे रहा हूँ, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। देखो हमारा जो डिस्कशन है वो हम 1 टाउ को लेके ही कर रहे हैं कि 1 टाउ टाइम के बाद कैपेसिटर में कितना चार्ज आ जाता है और करंट कितना डिक्रीज होकर कहाँ तक पहुंच जाता है। हमेशा याद रखना 63, बस 63 याद रखना। अगर चार्ज हो रहा है, अगर इंक्रीज हो रहा है, 1 टाउ के बाद चार्ज इंक्रीज होकर कहाँ तक पहुंच जाएगा, 63% ऑफ क्यू नॉट। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो 1 टाउ के बाद कितना करंट, कितना परसेंटेज ऑफ करंट डिक्रीज हो जाएगा, 63% ऑफ करंट ही डिक्रीज हो जाएगा। तो इस वक्त कितना करंट होगा, 63% अगर डिक्रीज हो गया तो 37% ऑफ I0 विल बी द एग्जिस्टिंग करंट इन द सर्किट। तो मैंने यहाँ पर 37% लिख के रखा है। मैं पर्सनली हमेशा इस चीज को ऐसे ही याद रखता हूँ 63% ही याद रखता हूँ कि अगर चार्ज हो रहा है, चार्ज बढ़ेगा, 1 टाउ के बाद 63% चार्ज पहुंच जाएगा उस कैपेसिटर प्लेट तक, और डिक्रीज अगर करंट हो रहा है तो 63% डिक्रीज हो जाएगा, which डायरेक्टली implies कि उस वक्त उस सर्किट में कितना करंट होगा, दैट इज 37% ऑफ I0। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है पक्का? फिलहाल इसको कॉपी करो, ठीक है, फिलहाल इसको कॉपी करो, इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी करो, अच्छे से समझ के कॉपी करो। इसके बाद जस्ट वेट, मैं तुमको और एक चार्जिंग के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट बारी आएगा डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को लेके। हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे, बट कहानी थोड़ा सा अलग होगा, सो स्टे ट्यून फॉर इट। इसी वीडियो में बनाऊंगा, फिलहाल इसको कॉपी करो, ठीक है। Before we move on to the concept of discharging of a capacitor, I felt कि हमको कुछ questions कर लेना चाहिए इस टॉपिक पे। तो अभी जो हमने सीखा उसी कंसेप्ट पे बेस्ड मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस लिए हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एन अनचार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 15 वोल्ट बैटरी। 15 वोल्ट के साथ एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर कनेक्टेड है थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। 10 ओम के थ्रू ये कनेक्टेड है। इट इज फाउंड दैट इन अ टाइम फॉर 2 μs 2 microseconds
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम्स 5 वोल्ट, मतलब 2 माइक्रोसेकंड टाइम के बाद इस कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बन जाता है, वो 5 वोल्ट बन जाता है। फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताना पड़ेगा हमको, और यहाँ पर Ln 1.5 का वैल्यू कितना दिया है 0.4, तो ये सारी क्वांटिटीज हमको यूज करने। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट का वोल्टेज अभी एग्जिस्ट कर रहा है तो इस कैपेसिटर के प्लेट में कितना चार्ज होगा, सी वी की जगह 5 वोल्ट लिख दिया तो 5C। और मुझे ये पता है कि फाइनली जब ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा ये पूरा 15 वोल्ट इसी कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप होगा, बिकॉज रजिस्टर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। इन दैट केस इस कैपेसिटर में मैक्सिमम चार्ज कितना स्टोर हो सकता है, 15C। और टाइम जब इसके अक्रॉस 5 वोल्ट पोटेंशियल डेवलप होता है वो टाइम हो जाता है 2 माइक्रोसेकंड, ठीक है ना। तो अभी हम ये अपना फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है, दैट इज Q इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस E टू द पावर ऑफ माइनस T बाई टाउ, ये है ना फॉर्मूला। ओके, अभी यहाँ पर अभी Q का मतलब है इस पर्टिकुलर टी टाइम में कितना चार्ज है, इस पर्टिकुलर टी टाइम में चार्ज है 5C, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज कितना होगा, दिस इज 15C एंड 1 माइनस E टू द पावर ऑफ माइनस T, टी के जगह हम लोग 2, अच्छा टी का वैल्यू हम लोग लास्ट में पुट करेंगे, अभी नहीं तो कैलकुलेशन लंबा चौड़ा हो जाएगा। दिस इज सी सी गेट्स कैंसल्ड, 5 3 जा 15, दिख रहा है ना इन दिस केस। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट क्या पुट कर सकते हैं ये देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने 1 लिख दिया, दिस इज 3 मल्टीप्लाई किया दिया, दिस इज 3 माइनस 3 इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, हाँ दिस इज ई टू द पावर ऑफ माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ इन दिस केस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो अभी अगर मैं ln दोनों तरफ ले लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर ln e करूँगा तो माइनस टी बाई टाउ इस तरफ आ जाएगा, और ln e का वैल्यू कितना होगा 1, तो सिर्फ माइनस टी बाई टाउ बचेगा, और यहाँ पर आ जाएगा ln 2/3। इन ऑर्डर टू टेक केयर ऑफ माइनस मैं क्या कर सकता हूँ, टी बाई टाउ, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, माइनस हमने हटा दिया तो ये कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है ना। ओके, फिर नेक्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ लिखता हूँ। इसके बाद इन दिस केस टी तो है, टाउ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर सी लिख सकते हैं, एंड दिस इज ln 1.5 का वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक सो, ठीक है ना। हमको सी का वैल्यू निकालना है तो सी हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया, सी को ऊपर टी रहेगा, सी इन दिस केस टी आर इंटू ln 1.5 आर इंटू ln 1.5 ये वैल्यू है। टाइम की जगह 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 6 पुट कर सकता हूँ, एंड आर के जगह आर का वैल्यू कितना है 10 ओम दिया हुआ है, और ln 1.5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.4 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके फाइन, तो ये चला गया, ये इधर आ गया, दिस इज 2 to the 4 दैट इज 0.5 इंटू 10 to the power माइनस 6 फैरड, तो इसको 0.5 माइक्रो फैरड लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर कैपेसिटेंस जो हमको निकालना है, क्लियर है ना, पक्का। Consider the circuit shown in the figure. Find out the steady state current in the 4 ohm resistor. मतलब हमको ये बताना है कि ये जो 4 ohm है इसके थ्रू स्टेडी स्टेट में कितना करंट फ्लो करता है। ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड स्टेडी स्टेट वर्ड मैंने यूज तब तक किया नहीं है, बट स्टेडी स्टेट हम उस सिचुएशन को रेफर करते हैं जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है, ये बताया था मैंने। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट। और उस वक्त कैपेसिटर को हम कैसे ट्रीट करेंगे, वी शैल ट्रीट कैपेसिटर एज एन ओपन सर्किट, इट विल बी ऑफरिंग इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर पूछा है कि इसके थ्रू कितना करंट है, सर्किट दिया हुआ है, सबको दिख रहा है सर्किट, राइट। सो कहानी ऐसा, देखो एक ही बैटरी है यहाँ पर, यहाँ से करंट आई निकलेगा, करंट आई यहाँ पर पहुंचेगा, उसको देखेगा कि यार मैं क्या इस तरफ जाऊं क्या, ये इस रास्ते जाएगा नहीं, बिकॉज ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली एक ओपन सर्किट जैसा भी बिहेव कर रहा होगा। ओपन सर्किट जैसा इसलिए बिहेव कर रहा होगा बिकॉज इट इज फुल्ली चार्ज्ड, और नेक्स्ट चार्ज को अपने पास आने नहीं देगा, ये रास्ते के थ्रू करंट फ्लो नहीं कर सकता, तो करंट चुपचाप इधर पहुंचेगा, फिर इन दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू जब पास करेगा तो डिवाइड हो जाएगा, जैसे दिस इज I1 दिस इज I2, फिर यहाँ से जब निकलेगा दिस इज I, फिर यहाँ पहुंचेगा I, फिर यहाँ पर करंट I, ऐसे करके रिटर्न सर्किट बैटरी के पास फिर से चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू विजुअलाइज दिस पर्टिकुलर सर्किट। हमेशा याद रखना इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा,
जीरो, बिकॉज अगर करंट फ्लो नहीं करता आई आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अभी हमको क्या निकालना है, स्टडी स्टेट करंट। चलो सबसे पहले इन दोनों ये जो ग्रुप बना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा वो देखते हैं, बिकॉज 4/3 ओम एंड 4 ओम आर बेसिकली इन पैरेलल, सो R1 into R2 divided by R1 plus R2, देखते कितना आएगा, दिस इज 16/3 और ये कितना आ जाएगा देखते हैं, 3 4 12, 12 plus 4 16/3, अरे बढ़िया है यार, दैट इज 1 ओम आ जाता है। मतलब ये पूरा जो रेजिस्टेंस है दैट इज 1 ओम। इस रेजिस्टर को भूल जाओ, ये सर्किट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिकॉज इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, इस ब्रांच में देयर इज नो करंट। एक तो ये रेजिस्टेंस है 1 ओम और ये पूरा का पूरा 1 ओम जो है वो इस 3 ओम के साथ क्या है, सीरीज में है। सो यहाँ पर हम आर इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ओम प्लस 3 ओम। इन दिस केस हम तरीका ये हमेशा यार जब नहीं चाहिए तब गोला बन जाता है यार। तुम लोगों ने देखा नहीं, कभी कभी डायग्राम जब बनाने जाता हूँ ना बनता ही नहीं है, 10-20 बार करने के बाद भी नहीं बनता सर्कल। एक्चुअली ये एक एआई है जो अपने आप डिटेक्ट करता है, मैंने बताया था राइट, शेप्स को जब जरूरत पड़ता है तब डिटेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पर 4 ओम हो गया, ठीक है ना। तो हम फाइनली यहाँ से जो करंट आई निकल रहा है उस आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होगा नेट ईएमएफ इन दिस केस। कितना वोल्टेज है भाई साहब, 8 वोल्ट लग रहा है। सो 8 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं, 4 ओम। सो इन दिस केस 2 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग, राइट। तो यहाँ से 2 एम्पियर गया, यहाँ से 2 एम्पियर गया, ध्यान से देखो यहाँ पर 2 एम्पियर है। इज दैट क्लियर? अभी इसके थ्रू I1 I2 का वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं I1 by I2 एस बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज द सेम। याद है ना, V इक्वल टू IR, ये फॉर्मूला V सेम है। इफ V इज सेम, बहुत बार सिखाया था, करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस। I1 by I2 अगर मैं करता हूँ तो मिलेगा मेरे को, I2 का पार्टनर है 4 ऊपर और नीचे कितना आ जाएगा 4/3, तो 4 गेट्स कैंसल्ड, ये रेशियो 3/1। हमको चाहिए I2, सो अगर हमको I2 चाहिए, I2 का सामने कौन है 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, ठीक है, ऑफ द टोटल करंट। एंड टोटल करंट कितना आ रहा था, 2 एम्पियर आ रहा था। इन दिस केस 4, दिस इज 2 टू द 4, दैट इज 0.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम के थ्रू एट स्टेडी स्टेट। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, क्लियर है ना, पक्का? अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y। इसमें मेंशन नहीं है बट हम इसमें स्टेडी स्टेट ही मानेंगे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम हमेशा स्टेडी स्टेट मान के ही सॉल्व करेंगे। स्टेडी स्टेट इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ये मानूंगा कि यहाँ पर जो दो कैपेसिटर्स दिख रहा है 4/3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, बोथ दिस कैपेसिटर्स विल बी फुल्ली चार्ज्ड। उसके बाद का कहानी है, ठीक है ना। आफ्टर दैट तो देखो तब क्या होगा कि यहाँ से करंट निकलेगा आई, यहाँ पर करंट आई आएगा, यहाँ पर करंट आई आएगा, और यहाँ पर पहुंचने के बाद इस रास्ते करंट जाएगा ही नहीं, सारा करंट इस रेजिस्टर के थ्रू फ्लो करेगा। ऐसा 4 ओम एंड 6 ओम के थ्रू फ्लो करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। इस ब्रांच के थ्रू जहाँ पर कैपेसिटर है उसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा। पता है तुमको, दे ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस बिकॉज दे फुल्ली चार्ज्ड। बट ऐसा मत सोचो कि कभी करंट नहीं था, स्टार्टिंग में तो करंट था बिकॉज इसको तो पहले चार्ज होना पड़ा ना। तो यहाँ से जो करंट आया होगा, तो देखो यहाँ से दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑब्वियसली इसके पास कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव। इसके पास कौन सा चार्ज आया होगा, नेगेटिव। इसके पास कितना आएगा, पॉजिटिव। इसके पास कितना आएगा, नेगेटिव। यू ऑल एग्री विद दिस राइट? अच्छा, तो तुमको मुझे एक बात बताना, इफ यू ऑल एग्री विद दिस, तो तुमको ये बात बताना है कि do you agree that both these capacitors are in series? Yes, both of them are in series. They are consecutively connected with each other. मुझे ये निकालना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y, वो भी निकालूंगा धीरे धीरे। पहले एक काम करते हैं, पहले अगर मैं तुमको पूछूं कि इस सर्किट का इक्विवेलेंट, एक मिनट, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, उसका जवाब क्या होगा ये बताओ। देखो ये 2 ओम है और ये 6 ओम एंड 4 ओम। 2 ओम के थ्रू जितना करंट फ्लो कर रहा है, इस 6 ओम एंड 4 ओम के थ्रू भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। दैट मींस ये तीनों रेजिस्टर्स दे आर इन सीरीज। सो दिस इज 2 प्लस 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 10 प्लस 12, दिस इज 12 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया, 12 ओम का रेजिस्टेंस है। सो करंट इन दिस केस, बैटरी से जो करंट निकला है, दैट करंट आई इन दिस केस इज नेट ईएमएफ। हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 24 वोल्ट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 24/12, दैट इज 2 एम्पियर इन दिस केस। मतलब यहाँ से कितना निकला, 2 एम्पियर निकला, ठीक है ना। दिस करंट आई इज इन दिस केस इज नथिंग बट 2 एम्पियर। तो क्या तुम मुझे कह सकते हो कि ए बी पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा?
इनफैक्ट बोलना चाहूँ तो मुझे पता है कि करंट अगर इस तरह फ्लो कर रहा है तो B शुड बी एट हायर पोटेंशियल, A शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, तो मैं VB माइनस VA पूछ रहा. पोटेंशियल डिफरेंस इन दिस केस दैट इज I इंटू रेजिस्टेंस अलॉन्ग दिस पाथ, और इस पाथ का अलॉन्ग रेजिस्टेंस कितना है 6 + 4 दैट इज 10 ओम. करंट का वैल्यू 2 पता है, दिस इज 10 दैट मीन्स व्हाट 20 वोल्ट है ना. AB पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, AB पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है. और ध्यान से देखो ये दोनों पॉइंट्स भी, ये जो कैपेसिटर के जो दो टर्मिनल्स है, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दिख रहा है, कर्सर को देखो ध्यान से, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दोनों AB के साथ ही कनेक्टेड है. इसका मतलब है कि इन दोनों कैपेसिटर्स में मिला के टोटल में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा 20 वोल्ट्स. दैट मीन्स इसको अगर मैं V1 बोलता हूँ, इसको अगर मैं V2 बोलता हूँ, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि V1 + V2 मिलके कितना होना पड़ेगा 20 वोल्ट्स होना पड़ेगा. ठीक है ना. अच्छा, अभी V1 V2 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा. मैंने हमेशा सिखाया है कि हमको हमेशा क्या सोचना है, Q = CV के बारे में सोचना और देखना कि कौन सा पैरामीटर दोनों कैपेसिटर्स में सेम है. Q इज सेम इन बोथ द कैपेसिटर्स, सो आई कैन से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस. सो इन दिस केस अगर मैं यहाँ पर V1/V2 लिखना चाहूँ, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर V1/V2 लिखना चाहूँ दैट इज इक्वल टू 4 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 4/3, 4 गेट्स कैंसिल्ड, ऊपर 3 आ जाएगा. और यहाँ से मैं V1 निकाल सकता हूँ. V1 कितना होगा, कम ऑन टेल मी, ये तो 3/1 है, तो V1 का वैल्यू होगा 3 / 3 + 1 ऑफ द टोटल वोल्टेज. एंड टोटल वोल्टेज कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट, 4 5 जो 20, एंड दिस इज इक्वल टू 15 वोल्ट्स. मतलब इसके अक्रॉस ये V1 जो है इसका वैल्यू कितना मान सकते हैं, 15 वोल्ट्स मान सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अभी हमको पूछा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y. कोई लोड नहीं है, धीरे धीरे हम आराम से कर सकते हैं इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो. लेट अस से x पॉइंट का पोटेंशियल Vx है, हमने Vx इस x पॉइंट से चालू किया, इसका पोटेंशियल Vx है. देन वी मूव अलोंग दिस डायरेक्शन, वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस टू माइनस जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप करेगा. कितना ड्रॉप करेगा, V1 ड्रॉप करेगा. V1 का वैल्यू हमने निकाल के रखा है, वो कितना होगा 15 वोल्ट्स. 15 volts is a drop across this capacitor. फिर हम नीचे आते हैं एंड ध्यान से देखो, वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट. जब हम इस 4 ओम रेजिस्टर के थ्रू पास कर रहे हैं, वी आर मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हिच मींस पोटेंशियल विल राइज. सो दैट इज प्लस I, दैट इज 2 एम्पियर, राइट. करंट का वैल्यू कितना था 2 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, दैट इज 4. एंड वी फाइनली रीच द पॉइंट Y, तो हमने Vy लिख दिया. तो इन दिस केस मैं लिख सकता हूँ दैट इज Vx minus Vy इन दिस केस इज इक्वल टू 15 -8 कितना हो जाएगा, दैट इज बेसिकली 7 वोल्ट्स. बोलो समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बस हो गया. सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स x एंड y. ठीक है, तो इसको कॉपी करो, उसके बाद देखते हैं क्या डिस्कस करना है. फाइन. इफ़ यू रिमेंबर, हमने जब कैपेसिटर के चार्जिंग के बारे में डिस्कस किया था, मैंने तब उस वक्त बहुत अच्छे से ये बात बताया था कि बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करता है उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर में जाके स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, एंड आधा एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. बट ये एक स्पेशल केस है, जब हमारा कैपेसिटर इनिशियली एम्प्टी है, तब जाके ये कहानी वैलिड है. आज हम ये प्रूफ करेंगे कि एक्चुअली में आधा एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाता है. So before we start on, the first thing that you need to tell me is that अगर कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसके प्लेट्स में कितना चार्ज आता है, Q = CV. This is the amount of charges which will be stored on the plates. Is that clear? और सेकेंडली तुमको मुझे ये बात बताना है कि इस चार्ज को किसने भेजा है, किसने सप्लाई किया है. कौन सप्लाई करता है, बैटरी सप्लाई करता है. तो ये बैटरी अगर इतना चार्ज सप्लाई करेगा, CV चार्ज सप्लाई करेगा, व्हाट इज द वर्क डन बाय बैटरी इन दिस केस. तो ये निकालना है कि बैटरी ने इस पूरे प्रोसेस में कितना काम किया. बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है. V का मतलब है कि एक कॉलम चार्ज को V जूल्स ऑफ एनर्जी देके भेजा जाएगा. और मुझे पता है कि इस पूरे प्रोसेस में बैटरी के थ्रू कितना चार्ज क्रॉस ओवर करके जाता है, दैट इज CV. तो फाइनली बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया होगा, CV² एनर्जी सप्लाई किया होगा. हमको ये भी पता है कि कैपेसिटर प्लेट्स में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होता है, इट इज हाफ CV². सो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि हीट डिसिपेटेड कितना होगा, सप्लाई किया गया था CV², आधा एनर्जी हाफ CV²,
कैपेसिटिव प्लेट में स्टोर किया जाता है, तो हमने कहा था ओके फाइन हाफ CV² अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड बी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आज बारी है कि एक्चुअली में हम देखेंगे कि सही में हाफ CV² हीट ही रेजिस्टर के थ्रू डिसिपेट होता है, और वो हम कैसे निकालेंगे, बिकॉज वी आर नाउ रेडी टू डिस्कस दिस आइडिया। बिकॉज हमको पता है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में जो करंट फ्लो करता है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कैसे वैरी करता है, एंड द एक्सप्रेशन इज I इक्वल टू I नॉट e to the power of minus t by tau। याद है ये एक्सप्रेशन, I इक्वल टू I नॉट e to the power of minus t by tau। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर करंट। मुझे ये भी पता है कि अगर रेजिस्टर के थ्रू ये करंट फ्लो करेगा तो कितना हीट डिसिपेट होगा। हीट डिसिपेशन अगर हमको निकालना है हम कर सकते हैं, दैट इज I²R, इट इज द हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इंटू dt के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट आएगा। टोटल हीट डिसिपेशन निकालना है तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और हमको टाइम का लिमिट्स पुट करना पड़ेगा कि एक्चुअली टाइम कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है। t इक्वल टू 0 से चालू होता है और खत्म कहाँ पर होता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। बिकॉज याद करो मैंने ये सिखाया था कि कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है। उनको बस ये इंटीग्रेशन करके चेक करना कि आता क्या है। 0 टू इन्फिनिटी I² I की जगह अगर हम ये पुट कर देंगे, देखो क्या आएगा, I नॉट e to the power of minus t by tau the whole square into r into dt। ठीक है ना, तो यहाँ पर I नॉट स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर r भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -2t by tau, इज दैट क्लियर, -2t by tau into dt। ठीक है ना, I नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power of -2t by tau इंटू dt। अभी हमको इसको इंटीग्रेट करना है। मैं यहाँ से चालू करता हूँ इंटीग्रेशन इसका, ध्यान से देखो, दैट इज I नॉट स्क्वायर, एक मिनट, ओके, दिस इज I नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x इंटू dx। क्या होता है, e to the power x ही होता है, तो e to the power of -2t by tau ही होगा। लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि t का जो कोफिशिएंट है, t का कोफिशिएंट क्या है, -2 by tau, वो हमेशा नीचे आ जाता है, -2 by tau ये नीचे आ जाएगा। और इसका लिमिट्स हम क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो, इसका लिमिट्स हम पुट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो देखते क्या आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर टाउ I नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू टाउ, नीचे 2 बचा रहेगा, यहाँ पर एक माइनस बचा रहेगा। अगर मैं लिमिट्स पुट करूँ t के जगह इन्फिनिटी पुट करूँ, e to the power of माइनस इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, 0, -0 अगर पुट करूँ t के जगह तो e to the power 0 क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर माइनस, बाहर एक माइनस, तो बोथ ऑफ देम विल कैंसिल आउट, और यहाँ पर आएगा कितना, I नॉट स्क्वायर r टाउ बाई 2। इज दैट क्लियर, ओके फाइन। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि हमको मिलेगा क्या, ठीक है। तो यहाँ पर I नॉट स्क्वायर है, I नॉट का वैल्यू पता है ना क्या है, I नॉट इज द मैक्सिमम करंट विच विल फ्लो इन द सर्किट। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट विच विल फ्लो इन द सर्किट इस क्या होगा, V/R। याद है ना, ये चीज़ सिखाया था कि सर्किट में मैक्सिमम करंट कब फ्लो करता है, एकदम t = 0 पे फ्लो करता है। तो यहाँ पर I नॉट की जगह अगर मैं पुट करूँ तो कितना आ जाएगा, V²/R², ऊपर क्या है, R/2 बचा है, एंड टाउ की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, RC पुट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, R² गेट्स कैंसिल आउट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन है, मैं बताऊंगा इसका रीजन क्या है। देखो, हाफ CV², सो द हीट डिसिपेटेड इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, हाफ CV², एंड दैट इज द थिंग वी हैव एक्सपेक्टेड। हमने यही एक्सपेक्ट किया था, कितना हीट डिसिपेट होना चाहिए, हाफ CV²। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से टू यू पीपल इज दैट इफ यू सी प्रॉपरली, जो रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पर नीचे R² है, और यहाँ पर एक R है, यहाँ पर एक R है। सो इस पूरे एक्सप्रेशन से रेजिस्टेंस क्या होता है, दे बेसिकली कैंसिल आउट। मतलब कितना ही डिसिपेट होगा वो रेजिस्टेंस के वैल्यू पे डिपेंड करता ही नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि सर अगर मैं रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दूं तो ही डिसिपेशन बढ़ जाएगा। यार अगर तुम रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा दोगे तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, करंट डिक्रीज हो जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो बेसिकली एक सर्किट में, एक आरसी सर्किट में कितना ही डिसिपेट होगा वो रेजिस्टेंस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वट एवर बी द सर्किट, अगर कैपेसिटर इनिशियली एम्प्टी है तो आधा एनर्जी डेफिनेटली हीट के फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट होगा। यही चीज़ बताना था। आई होप सो तुमको ये समझ में आया। तो यहाँ पर ही हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। मैं सोचा था इसी वीडियो में इंक्लूड करूंगा, बट ये ऑलरेडी एक लंबा वीडियो बन चुका है तो इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। मैं नेक्स्ट और एक वीडियो बनाऊंगा ऑन द टॉपिक ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। टिल देन अच्छे से पढ़ो एंड मीट यू सून। बाय, टेक केयर।